नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप ऑफिसर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हम बात करेंगे आज यहाँ पे जो कक्षा 11 है इसके पाठ्यक्रम के बारे में। जो क्लास 11th है इसका जो सिलेबस है बायोलॉजी का सिलेबस। जब कक्षा 10 से आप परीक्षा पास करके कक्षा 11 में जाते हैं तो आपको विभिन्न प्रकार के संकाय वहाँ पे देखने को मिलते हैं। आप अपनी इच्छा 24 या जो अपना पसंदीदा पाठ्यक्रम है उसका चुनाव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आज साइंस संकाय की, विज्ञान संकाय की बात करेंगे। कक्षा 11 के अंदर जो संकाय आते हैं वो कॉमर्स, आर्ट, एग्रीकल्चर और साइंस मैथ्स। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आज साइंस की। तो साइंस का जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी का जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यदि आप कक्षा 11 के अंदर बायोलॉजी का चुनाव करते हैं तो आपको वहाँ पर पढ़ना होगा केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। और यदि आप मैथ्स लेते हैं तो फिर आपको बायो की जगह मैथ्स पढ़ना है। जो दो कॉमन सब्जेक्ट हैं वो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे आज जो कक्षा 11 है उसके बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पे जो बायोलॉजी है उसमें आपकी दो शाखाएं हैं। एक तो है जीव विज्ञान, के अंदर आप जंतु के बारे में पढ़ेंगे। एक है वनस्पति विज्ञान। तो जो बायोलॉजी है इसको बोलते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के अंतर्गत आप पढ़ेंगे जंतु और वनस्पति के बारे में। जो आपके चैप्टर्स हैं कक्षा 11 के अंदर वो जंतुओं या प्राणियों या वनस्पति या पेड़ पौधों से संबंधित है। जो सिलेबस है उसको आप विस्तृत चर्चा करेंगे। तो देखिए कि कक्षा 11 के अंदर जो NCERT है उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स दिए गए हैं, देखिए उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, जो आपका RBC है, के द्वारा आप एग्जाम देते हैं, ये बोर्ड है आपका जो आपका एग्जाम लेता है। तो इसमें क्या होता है, जो 100 नंबर का 100 अंक का पेपर होता है जिसमें जो 70 नंबर होते हैं वो आपके थ्योरिकल हैं, जो 30 नंबर होते हैं वो आपके प्रैक्टिकल होते हैं। प्रैक्टिकल लिया जाता है जिसमें आपको विभिन्न प्राणियों, उनके लक्षण, जैसे वनस्पति है उनको पहचानना पड़ता है, उनके लक्षणों के बारे में लिखना पड़ता है। तो ये प्रैक्टिकल होता है। तो थ्योरिकल पार्ट है आपका वो 70 नंबर का है। तो चैप्टर दिए गए हैं आपके ये टोटल ही 70 नंबर के हैं। इसके अंदर आपकी जो पहली इकाई है जीव जगत में विविधता। ये जो जीव होते हैं इनके अंदर विविधताएं पाई जाती हैं। अलग अलग स्थानों पर रहने वाले जीवों की विशेषताएं अलग अलग होती हैं। जैसे रेगिस्तान में रहने वाला ऊँट और जो बर्फीली इलाकों में रहने वाला भालू है उसकी विशेषताएं अलग होंगी। तो ये विविधताएं हमारे यहाँ पर पाई जाती हैं। जीवों के अंदर विविधता, अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग जीव पाए जाते हैं, वनस्पति अलग प्रकार की होती है। उसी से संबंधित ये चैप्टर है आपका। इकाई 1 के अंदर पहला अध्याय है वो है जीव जगत। पहला अध्याय क्या है आपका, जीव जगत के बारे में। इसमें जीव जगत में विविधता के बारे में है। अलग अलग जीव हैं उनमें क्या विविधताएं पाई जाती हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग स्थानों पर अलग जीव पाए जाते हैं। तो जीवों के अंदर दोनों आ जाते हैं, वनस्पति भी आ जाती है और जंतु भी आ जाते हैं। वर्ग की संवर्ग होती है। एक प्रकार का वर्ग होता है, संवर्ग होता है कि अलग अलग प्रकार के जंतुओं को अलग अलग संघ में, जगत में, वर्ग में, कुल में, वंश में, जाति में, इनमें रखा जाता है। तो इस प्रकार का ये वर्ग की संवर्ग है। यहाँ से आपका क्रम पूछता है वर्ग की संवर्ग का क्रम। वो आप जब कक्षाएं चलेंगी वहाँ पे देखिएगा कि वर्ग की संवर्ग का क्रम क्या है, आरोही क्रम क्या है, अवरोही क्रम क्या है। तो एक प्रकार का क्रम होता है जिसमें जंतुओं को रखा जाता है कि संघ कौन सा है। जैसे जो कीट पतंगे हैं उनको रखा जाता है आर्थ्रोपोडा संघ में। जो स्तनधारी जीव हैं उनको रखा जाता है मैमेलिया संघ में। तो एक प्रकार के जंतु संघ होते हैं, जैसे सोलेनेसी है, मालवेसी है, क्रूसीफेरी है। ये क्या होते हैं, ये पादप संघ है। तो पादपों को और जंतुओं को उनके अलग अलग लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूहों में या जगत में या संघ में, कुल में रखा जाता है। अगला जो चैप्टर है आपका अध्याय 2, इसमें है जीव जगत। जो जीव जगत होता है, वनस्पति और जंतु होते हैं, इनका वर्गीकरण कि मोनिया जगत में कौन से आते हैं, प्रोटिस्टा में कौन से आते हैं, फंजाई में क्या होते हैं, प्लांटी में क्या होते हैं, एनेमिलिया में क्या होते हैं, वायरस, वायरॉइड और लाइकेन क्या होते हैं। तो ये इसमें आपको पढ़ना है जगत प्रणाली। तो ये क्या है, ये जो 5 दिए गए हैं ये है 5 जगत प्रणाली।
ये दी थी RH वी टेकर ने, वी टेकर। उन्होंने क्या किया, कुछ लक्षण बताए और जो जीव हैं उनको 5 वर्गों में विभाजित किया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजा यानी कवक, प्लांटी मतलब क्या होते हैं वनस्पति, एनिमिले क्या होता है एनिमल, लाइकेन क्या होता है जैसे कवक और शैवाल होता है, उनके सहजीवी संबंध को क्या बोलते हैं, लाइकेन कहते हैं। इस प्रकार के तथ्य आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगे। आगे देखिए, जो आपका अध्याय 3 है वो वनस्पति के जगत के बारे में है। वनस्पति मतलब प्लांट्स के बारे में है कि प्लांट्स कौन कौन से जगत होते हैं, कौन कौन से पादप पाए जाते हैं। जैसे शैवाल है, तो शैवाल किस में आता है, शैवाल आता है पादप के अंदर। शैवाल क्या करता है, प्रकाश का संश्लेषण करता है और क्लोरोफिल ये उसमें पाया जाता है। तो शैवाल होते हैं किस में आते हैं, वो जंतु में नहीं आते, वो पादप में आते हैं। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ये जो वनस्पति हैं उनके प्रकार हैं कि बायोफाइटा क्या होता है, टेरिडोफाइटा क्या होता है, इनके गुण कौन से होते हैं। बायोफाइटा में क्या आता है, लिवर वो मांस आते हैं। टेरिडोफाइटा में क्या आता है, तो इस प्रकार के आपको तथ्य यहाँ से पढ़ना है। अब आता है अध्याय 4 प्राणी जगत। तो इसमें जंतुओं के बारे में आएगा कि जंतुओं में कौन कौन सा वर्गीकरण का आधार है, उनकी क्या विशेषताएं हैं, अलग अलग समूह के जंतुओं के अलग अलग लक्षण पाए जाते हैं, तो इनके बारे में आपको पढ़ना है। ये आपकी इकाई 1 कंप्लीट हो गई है जिसमें आपकी 4 चैप्टर हैं। अगली इकाई आती है आपको नंबर 2। इसके अंदर पादप व प्राणियों की संरचनात्मक संगठन से संबंधित होती है। जो पादप होते हैं, प्राणी होते हैं, इनकी संरचना कैसी होती है, आंतरिक कैसी होती है, बाहरी कैसी होती है, सभी जंतुओं की जो संरचना होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। तो सबसे पहले आता है पुष्पीय पादपों की आकृति। जो पुष्पीय पादप होते हैं, जो फूल उत्पन्न करते हैं, उनकी आकृति कैसी होती है, उनकी रचना कैसी होती है, उनके कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से भाग मिलकर क्या कार्य करते हैं, तो ये सभी आप पढ़ेंगे। मूल के बारे में पढ़ेंगे, मतलब जड़ के बारे में। जैसे मूसला मूल होती है, झगड़ा मूल होती है, ये मूल के प्रकार, उनकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे आप। पत्ती स्तंभ के आधार पर पढ़ेंगे आप कि स्तंभ कितने प्रकार के होते हैं, जो सब्जियां होती हैं उनमें कौन कौन से स्तंभ होते हैं, आलू है, अरबी है, तो ये सब क्या है, ये स्तंभ है। पत्ती की संरचना पढ़ेंगे, पत्ती के प्रकार पढ़ेंगे। पुष्पक्रम क्या होता है, पुष्पों के लगने का क्रम होता है, 2 प्रकार के होते हैं, ससीमाक्षी और असीमाक्षी। तो विशिष्ट जानकारी जब आगामी कक्षाएं चलेंगी वहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा। पुष्प क्या होता है, पुष्प की संरचना क्या होती है, जायांग, पुमुंग, अंडाशय, वर्तिकाग्र क्या होते हैं, पुष्पासन क्या होते हैं, तो पुष्प की संरचना आती है। फल क्या होता है, जो होता है अंडाशय, उससे क्या बनता है, फल बनता है। तो बीजांड से क्या बनता है, बीज बनता है, तो उनकी संरचना पढ़ेंगे अपन। एक बीजपत्री, बीज की संरचना, द्विबीजपत्री, बीज की संरचना पढ़ेंगे। कुछ प्रारूपी पुष्प पादपों का अर्थ व तकनीकी विवरण, जैसे परिजायांगी है, अधोजायांगी है, कैसे होते हैं, पुमुंग होते हैं, जैसे एंडोसियम, गायनोसियम। तो ये एक प्रकार का विवरण होता है कि किस प्रकार के समूह इसमें पाए जाते हैं। जैसे कोई पुष्प है तो अधोजायांगी है या परिजायांगी है, तो तकनीकी उनका विवरण किया जाता है। एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, ये चीज़ें आप पढ़ेंगे आप। कुछ महत्वपूर्ण कुलों का वर्णन, जैसे आपने पढ़ा था जंतु संघ के अंदर, वैसे क्या होते हैं, पादप के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे पहले सोलेनेसी, मालवेसी, लिलियसी था, बट यहाँ से ये हट गया है पिछले साल। तो ओनली आपको पढ़ना है सोलेनेसी। सोलेनेसी कुल की संरचना, कौन कौन से पादप आते हैं, उनके लक्षण, जनन कैसा होता है, उदाहरण, ये सब आपको पढ़ने हैं। अगला जो टॉपिक है आपका वो पुष्पीय पादपों की शारीरिकी। पुष्पीय पादपों की शारीरिकी, एनाटॉमी ऑफ फ्लोइंग प्लांट्स। जैसे उत्तक तंत्र, जो पुष्पीय पादप होते हैं उसके अंदर उत्तक तंत्र, जाइलम, फ्लोयम, जल का सेवन करता है जाइलम, भोजन का कौन करता है, फ्लोयम करता है। तो उनके कार्य बताइए, जाइलम की कोशिकाएं कौन कौन सी होती है। द्विबीजपत्री व एक बीजपत्री पादपों की शारीरिकी, जैसे एक बीजपत्री में कौन सा आता है, गेहूँ आता है, और द्विबीजपत्री में चना आता है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, इनकी संरचना कैसी होती है, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, प्राणियों की संरचनात्मक संगठन। जो प्राणी होते हैं, जंतु होते हैं, इनका जो शारीरिक संगठन होता है वो कैसे होता है। जैसे किसी का कोशिक होता है, जैसे अम्बीबे, किसी का अंगी होता है, किसी का तंत्रीय होता है। अपना कौन सा है, अपना कौन सा है, अपना तंत्रीय है। क्योंकि क्या होता है, विभिन्न प्रकार के तंत्र अपन के अंदर पाए जाते हैं। श्वसन तंत्र है, प्रजनन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, तो पाचन तंत्र है। तो अपना जो है वो तंत्रीय है। जैसे कोशिका है, अमीबा है, तो वो एक ही कोशिका है, तो उसका जो शारीरिक संरचना वो कैसी होगी, वो एक कोशिकीय होगी। तो वैसे जंतु होते हैं द्विकोशिकीय, बहुकोशिकीय, अपन कौन से, अपन है बहुकोशिकीय। इसमें मेंढक, तो मेंढक के बारे में पढ़ेंगे। मेंढक के श्वसन, आहार नाल, पाचन, उत्सर्जन,
जनन के बारे में पढ़ेंगे। ये है आपके इकाई नंबर 2 खत्म हो गई। 7 चैप्टर, इसमें 3 चैप्टर हैं। पहले में कितने चैप्टर थे? 4। दूसरे में कितने हैं? 3। अब आती है इकाई नंबर 3। कोशिका के बारे में आता है कि कोशिका क्या होती है। जीवन की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। कोशिका के कार्य क्या होते हैं, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, कोशिका के समग्र अध्ययन जैसे कोशिका में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, आरएनए, डीएनए और विभिन्न प्रकार के चीज़ें इसमें कोशिका में पाई जाती हैं, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती हैं, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती हैं। तो ये कोशिकाओं के प्रकार है, जैसे पादप कोशिका, जंतु कोशिका में अंतर, प्रोकैरियोटिक कोशिका व यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। जैसे प्रो का मतलब क्या होता है? प्रो मतलब क्या होता है? पुराना। लोग पबजी खेलते हैं वो जानते होंगे कि प्रो प्लेयर क्या होता है। प्रो का मतलब क्या होता है? पुराना। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? पुरानी कोशिकाएं होती हैं, एक कोशिकीय होती हैं। और जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है वो कैसी होती हैं? वो होती है बहुकोशिकीय। अगला जो चैप्टर है आपका जैव अणु। रासायनिक संगठन का विश्लेषण कैसे करें। रासायनिक संगठन होता है प्रोटीन, वसा, लिपिड्स, हार्मोन्स और जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे अपन। प्राथमिक द्वितीय उपापचय क्या होता है। वह जैव अणु जैसे हार्मोन्स है, प्रोटीन है, एंजाइम्स है, वसा है, पॉलीसेकेराइड्स है, इनके बारे में पढ़ेंगे। प्रोटीन के बारे में न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए, डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटीन की संरचना कैसी होती है, एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं, कौन सा एंजाइम क्या कार्य करता है, जल में घुलनशील कैसे होते हैं, नहीं होते हैं, वसा में होते हैं, इस बारे में अपन पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है कक्षा अध्याय 10 कोशिका चक्र के बारे में। जो कोशिका में होता है विभाजन, तो वो एक फेज में होता है G1 S G2 M। प्रारंभिक अवस्था, मध्य अवस्था, एम अवस्था, सूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, इसको अपन पढ़ेंगे। इनके महत्व के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से में क्या निर्माण होता है, डिप्लोटीन क्या होता है, पैक्टिन क्या होता है। तो ये सब क्या होती हैं? अवस्थाएं होती हैं कोशिका विभाजन की। तो कोशिका में 2 प्रकार का होता है विभाजन, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो ये अपन पढ़ेंगे। तो इकाई 4 है आपकी, उसमें चैप्टर नंबर 11 है, पादपों से संबंधित है। पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है, आक्सीय जो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाशीय संश्लेषण क्या होता है, अप्रकाशीय संश्लेषण क्या होता है, क्रियाएं कहाँ होती है, वर्णक कौन कौन से भाग लेते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है। तो ये सब जो वर्णक होते हैं ये उसमें भाग लेते हैं। ईटीएस क्या होता है, ईटीएस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तंत्र होता है। एटीपी क्या होता है, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, जो ऊर्जा होती है वो एटीपी के रूप में ही प्राप्त होती है। C4 C3 चक्र होते हैं। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक जैसे तापमान है, आर्द्रता है, वायु है, और जो वायु है आंतरिक और बाह्य, ये सब इसमें आप पढ़ेंगे कि आंतरिक कारक कौन से हैं, बाह्य कारक कौन से हैं। तो मिट्टी है, वायु है, जल है, तापमान है, आर्द्रता है, ये सब यहाँ पे पढ़ेंगे आप। पादपों में शोषण, ये पादपों में शोषण कैसे करते हैं, आक्सीय शोषण क्या होता है, अनाक्सीय शोषण क्या होता है। ऑक्सीय मतलब क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अनाक्सीय क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो पादप श्वास लेते हैं। ग्लाइकोलाइज चक्र, किण्वन क्या होता है, ऑक्सीय शोषण क्या होता है, एम्फिबॉलिक पथ, शोषणीय संतुलन चार्ट और शोषण गुणांक आरक्यू होता है, इसको बोलते हैं शॉर्ट में आरक्यू। जैसे कार्बोहाइड्रेट है उसका 1 होता है, प्रोटीन वसा कितना होता है, तो ये आरक्यू होता है। उपयुक्त CO2 और प्रयुक्त ऑक्सीजन, ये एक अनुपात होता है, उससे निकलता है आरक्यू। तो पढ़ेंगे आगे। आगे देखिए पादप वृद्धि, इसके अंदर आप पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार की वृद्धि। एक दिशीय वृद्धि पादप के अंदर होती है। परिवर्तन पढ़ेंगे, विकास कैसे होता है, कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो पादप वृद्धि के अंदर सहायक होते हैं, कौन से हार्मोन्स हैं जो पादप वृद्धि को प्रभावित करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ेंगे। अब आती है इकाई 5 मानव शरीर विज्ञान के बारे में, कि जो मानव है ह्यूमन के बारे में, कि श्वसन कैसे होता है, क्रियाविधि क्या है, गैसों का विनिमय कैसे होता है, CO2 और ऑक्सीजन का विनिमय कैसे होता है, गैसों का विनिमय कैसे होता है, श्वसन का नियंत्रण कैसे करता है, जो फेफड़े होते हैं, श्वसन मार्ग होता है, नासा, नहा, छिद्र, नासा द्वार, ये जो मार्ग होता है वो कैसा होता है, क्रम कैसा होता है। श्वसन संबंधी विकार, जैसे दमा की बीमारी है, किसी को श्वसन की बीमारी होती है, तो उसमें अनेक विकार होते हैं श्वसन संबंधित, तो यहाँ पे आप उसको पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 15 है शरीर द्रव परिसंचरण, जिसमें रुधिर के बारे में पढ़ेंगे। रुधिर के 2 भाग होते हैं, प्लाज्मा और रक्तकणिकाएं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। लसिका उत्तक परिसंचरण पथ, जो मनुष्य होता है उसमें मिलता है दोहरा परिसंचरण पथ मिलता है। द्विसंचरण परिपथ,
हृदय क्रिया नियंत्रण कैसे होती है, पेसमेकर द्वारा पेसमेकर क्या होता है, हृदय संरचना कैसी होती है, ये सब आप इसमें पढ़ेंगे। परिसंचरण विकृतियाँ, इसमें विकृतियाँ आती हैं, जैसे मोटापा के कारण क्या होता है, जो वसा जम जाती है वेंस में, तो क्या होता है, जो रक्त है उसका प्रवाह कम हो जाता है, इस कारण क्या होता है, हृदयघात हो जाता है। तो बहुत सारी विकृतियाँ हैं परिसंचरण से संबंधित, उसमें पढ़ेंगे आप। आगे देखिए चैप्टर नंबर जो 16 है, उत्सर्जी पदार्थ, जो उत्सर्जन से संबंधित है, जैसे उत्सर्जन की क्रियाविधि है, मूत्र निर्माण है, वृक्क नेफ्रॉन क्या होता है, वृक्क की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई को बोलते हैं नेफ्रॉन। अपनी जो किडनी है उसके अंदर नेफ्रॉन नलिकाएं पाई जाती है बहुत सारी। वृक्क क्रियाओं का नियमन क्या होता है, मूत्रण, जो आप उत्सर्जन करते हैं मूत्र के माध्यम से। उत्सर्जन में अन्य अंगों की भूमिका जैसे त्वचा होती है, तो त्वचा भी क्या करती है, पसीने का उत्सर्जन करती है, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का उत्सर्जन प्रक्रिया होती है। वृक्क विकृतियाँ, जैसे जो किडनी से संबंधित बीमारियाँ हैं वो यहाँ पे पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 17 है गमन व संचलन, गति के प्रकार, पेशीय गति, कंकाल तंत्र, जो कंकाल तंत्र पढ़ेंगे, हड्डियाँ कितनी होती है, जोड़ कितने होते हैं, संधि क्या होती है, और चल संधि अचल संधि क्या होती है। जैसे आपका जो कंधा है शोल्डर, तो ये राउंड करता है, तो यहाँ पे क्या है, ये चल संधि है। अचल संधि क्या होती है, जो गति नहीं करती है, उसको बोलते हैं अचल संधि। पेशी और कंकाल तंत्र विकार, जैसे कंकाल तंत्र जैसे हड्डियों का क्षय होना, पेशी संबंधित विकार बीमारियाँ होती हैं। तो ये विकार क्या होता है, विकार मतलब बीमारियाँ, कि विकार उत्पन्न हो गया या रोग उत्पन्न हो गया, तो वो भी अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। अगला जो चैप्टर है आपका 18वां, तंत्रिकीय नियंत्रण का समन्वय। जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे कि न्यूरॉन्स में क्या होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं। न्यूरॉन्स क्या होता है, क्रियात्मक जो कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, इसकी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या होती है, वो होती है न्यूरॉन। तो न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। मानव का तंत्रिकीय तंत्र क्या काम करता है, जो आवेग का संवहन करता है, तंत्रिकीय तंत्र आवेग का संवहन करता है। जैसे आप कभी देखते हैं, कभी गर्म चीज़ पे हाथ लगा लेते हैं आप, तो अचानक हटाते हैं, तो क्या कौन सा क्रिया प्रभावित करती है उसको, वो करती है तंत्रिकाएं कोशिकाएं। तो इस प्रकार के तंत्रिकीय समन्वय आप पढ़ेंगे। आगे देखिए चैप्टर नंबर 19 है आपका रासायनिक समन्वय एकीकरण। रासायनिक समन्वय है, जैसे हार्मोन्स है, अंतःस्रावी हार्मोन्स, बहिस्रावी हार्मोन्स, उनके कार्य, कौन से हार्मोन उनके द्वारा स्रावित होते हैं, मिश्रित हार्मोन कौन से होते हैं, मधुमेह जो रोग होता है उसके अंदर कौन सा हार्मोन्स काम आता है। तो इस प्रकार की आप चीज़ें यहाँ पर पढ़ेंगे। मानव का अंतःस्रावी तंत्र, हृदय वक्रक व जठर आंतरिक पथ के हार्मोन की, हृदय में कौन से हार्मोन्स जो काम में लिए जाते हैं या काम में आते हैं, उनके द्वारा क्या कार्य किया जाता है। हार्मोन्स की क्रियाविधि, कि हार्मोन्स जैसे हार्मोन्स होते हैं उनके अंदर कौन कौन सी क्रियाविधि होती है, कैसे हार्मोन्स कार्य करते हैं। तो एपो एंजाइम, को एंजाइम, तो ये कैसे किस प्रकार से कार्य करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे। हार्मोन्स की क्रियाविधि, कौन कौन से हार्मोन्स कार्य करते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा छोड़े गए हार्मोन्स कौन सा है। तो इस प्रकार के आप हार्मोन्स यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये सिलेबस था कक्षा 11 का बायोलॉजी का, जिसमें आपने 2 पार्ट देखे होंगे, जंतु के बारे में और प्राणियों के बारे में। तो ये टॉपिक था आपका आज का सिलेबस है। आपने सिलेबस डिस्कशन किया था कि क्लास 11 का जो सिलेबस है बायोलॉजी का, ताकि जो आगामी कक्षाओं में प्रवेश लेंगे विद्यार्थी, वो एक बार सिलेबस को देख लें कि अपन को क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो ये जो सिलेबस है आपका, ये बायोलॉजी का सिलेबस है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। आगामी जल्दी आपकी कक्षाएं शुरू होंगी, जिसमें हम विस्तृत रूप से जो कक्षा 11 और कक्षा 12 है उसका अध्ययन निश्चित रूप से और कंटिन्यू रूप से आपको यहाँ पर अध्ययन करवाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ टॉप ऑफिसर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।